हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पहले वाले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो आपको इसके प्रीवियस वीडियोस देखने की ज़रूरत है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड जावा की प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए शुरू से, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, तो अब हम लोग जो इस क्लास में देखने वाले हैं वो ये कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स हैं और उसमें अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, तो किस तरह से उसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इसमें कि क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है। हमने कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली है। अब हम देखने वाले हैं कि क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। चलिए, तो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। ये एक प्रोग्राम का कोड का पार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग की ये 2 लाइन का कोड देखें, तो ये कोड से तो आप अच्छी तरह फेमिलियर है कि यहाँ पर हम सिंपली वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने में फिक्स यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एन की वैल्यू अगर मैं ज्यादा इनपुट दूंगा तो ये ज्यादा टाइम लेगा, कम इनपुट दूंगा तो कम टाइम लेगा। उसी तरह से ए इक्वल टू बी प्लस सी एक ऐसी लाइन है जो कि लूप के बाहर लिखी हुई है। ये ए इक्वल टू बी प्लस सी किसी लूप के अंदर कोड नहीं लिखा है, और ये कोड किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि एन की वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ज्यादा टाइम लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन का कोड जो है वो फिक्स टाइम लेगा, और अगर फिक्स टाइम लेता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम लेगा ये कोड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन का अगर मैं कोड देखूं, तो ये एक सिंगल लूप लगा हुआ है, 1 से लेकर एन तक चलेगा, और ये लीनियर टाइम लेने वाला है। बाकी अगर आप ज्यादा डिटेल में अगर समझना चाहेंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो ये आई प्लस प्लस एक यूनिट ऑफ टाइम लेगा, कंपैरिजन एक यूनिट ऑफ टाइम लेगा, और टोटल ये लूप एन प्लस वन टाइम चलेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n+2 होगी। और 2n+2 में अगर n की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो +2 और मल्टीप्लाई 2 करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो ये ओवरऑल अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहूंगा तो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि बिग ऑफ एन लेगा। ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो कौन सा बड़ा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कांस्टेंट टाइम में और एन में कौन सा बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ एन। तो ऑब्वियसली अभी जो है, अभी तक का अगर इतना ही अगर मैं कोड देखूं तो अभी तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन कही जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर हम देखें तो 3 नेस्टेड लूप है मेरे पास। एक है आउटर लूप। अब आउटर लूप को अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली यहां पर भी 2 कंपैरिजंस होंगे। ठीक है ना। तो यहां पर भी इंक्रीमेंट होगा और कंपैरिजन होगा, मतलब 2 ऑपरेशन होंगे, और टोटल 1 से लेकर n तक लूप चलेगा। तो 2n+2 होगा, जिसकी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है। उसके बाद अंदर वाले लूप की अगर मैं बात करूं तो ये भी 1 से लेकर n तक चलेगा, एक एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो यहां पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगी। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों नेस्टेड लूप है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों नेस्टेड लूप है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। इसके अंदर एक और लूप है, इसके अंदर एक और लूप है, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे नेस्टेड लूप अंदर आता जाएगा हम सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आउटर वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी इनर को, अफेक्ट करेगी इनर को, और इनर वाला जो लूप है वो अफेक्ट करेगा इनर मोस्ट को। तो जितनी बार n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बार ये इनर लूप चलेगा, और उतनी ज्यादा बार ये इनर मोस्ट वाला लूप चलेगा। ठीक है ना। तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, तो 1 से लेकर n/2 तक ये लूप चलेगा। तो n/2 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं इसको n/2 कहूं या n कहूं, बात एक ही है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये लूप लगभग n/2 चलेगा तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली n भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, किसी नंबर का प्लस करना और माइनस करना कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं n की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए।
अगर n की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होगी अप टू इन्फिनिटी, तो अगर इन्फिनिटी में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो वो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी में मैं +2 करूंगा या -2 करूंगा तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा। तो n की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए इन सब का कोई मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम n ही कहेंगे। ठीक है, और ये वाला कोड तो उतनी बार चलेगा जितनी बार इन सब का मल्टीप्लाई होके जो आने वाला है। तो ये वाला लूप, ये वाला सी प्लस प्लस कितनी बार चलेगा, जब जितनी बार इनका मल्टीप्लाई होके आएगा उतनी बार ये सी प्लस प्लस चलेगा। ठीक है, तो अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर ये भी n लेगा, ये भी n लेगा और ये भी n लेगा, तो n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, तो ये हो जाएगा n क्यूब, n क्यूब। इसका मतलब ये वाला सी प्लस प्लस भी कितनी बार चलेगा, n क्यूब टाइम। तो इस वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इस वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n क्यूब। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऊपर वाले पार्ट की। अब ये कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये एक स्टेटमेंट है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, उसके बाद वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, और उसके बाद वाले पार्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्यूब है। और मैंने कहा था कि अगर मैं ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इन सब में से जो मैक्सिमम है। तो इन सब में से मैक्सिमम क्या है, इन सब में से मैक्सिमम है n क्यूब, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल जो है वो मानी जाएगी बिग ऑफ n क्यूब। तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर उसी तरह से अगर मैं इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, अगर मेरे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी। तो सेम उसी टाइप का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ वेरिएबल्स बना दिए हैं a b c n, ठीक है, a इक्वल टू b प्लस सी, ऐसा कोई भी एक एक्सप्रेशन, कोई 2-4 लाइन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और यहां पर मैं कंडीशन चेक करा रहा हूं कि इफ अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो इफ वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, और नहीं तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब इफ वाले पार्ट में मान लो कि एक लूप लगा हुआ है, यहां पर एक लूप लगा है जहां पर हम i वेरिएबल बना रहे हैं, और i की वैल्यू को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, और i लेस देन इक्वल टू n, और मैं i में असाइन कर रहा हूं i प्लस 2, i में मैं असाइन कर रहा हूं i प्लस 2, और यहां पर मैं a प्लस प्लस करते जा रहा हूं, या कोई भी मैंने कोड लिखा है, ऑब्वियसली सिंगल लाइन का कोड है तो ये इस फॉर लूप के अंदर ही आएगा। और एल्स पार्ट में मान लो मैंने 2 नेस्टेड लूप लगा देता हूं, इंट i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n, और यहां पे मैं लिख रहा हूं i असाइन i प्लस 3, ठीक है, और फिर फॉर इंट j इक्वल टू 1 से शुरू कर रहा हूं मैं, और j लेस देन n बाई 2, और फिर यहां पर मैं लिख देता हूं j प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर मैं कर देता हूं c प्लस प्लस। ठीक है, ये इनर लूप खत्म या आउटर लूप खत्म, और ये एल्स वाला पार्ट खत्म, है ना, ये इनर लूप खत्म हो गया, ये आउटर लूप खत्म हो गया, और ये एल्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, जिसमें कि फॉर लूप भी है, इफ एल्स भी है, नॉर्मल स्टेटमेंट्स भी हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, यहां पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1। ठीक है, अब यहां पर या तो इफ वाला पार्ट चलेगा या तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब मैं दोनों को देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो कितना टाइम लगेगा, और एल्स वाली कंडीशन होती है तो कितना टाइम लगेगा, और फिर दोनों में से जो मैक्सिमम होगा मैं उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानूंगा। तो सबसे पहले मैं इफ वाले पार्ट को देखता हूं। अब अगर इफ वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर n तक लूप चलने वाला है, लेकिन i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर i की वैल्यू 4 होगी, फिर i की वैल्यू 6 होगी, फिर i की वैल्यू 8 होगी, फिर i की वैल्यू 10 होगी। मतलब कि अगर n की वैल्यू अगर 10 होगी तो लूप कितनी बार चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 6 बार। अगर n की वैल्यू अगर 20 होगी, अगर n की वैल्यू 20 होगी तो 12, 14, 16, 18, 20, मतलब लगभग लगभग 10 बार।
तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी n की वैल्यू होगी उससे हाफ टाइम ये लूप चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है ना। पहले क्या था कि i प्लस प्लस था तो 1 1 से इंक्रीमेंट होती थी। अब क्योंकि i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है तो इस बात को भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने देखा 1 से लेकर n है तो आपने बोल दिया n टाइम लूप चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखो कि इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है, ये चीज बच्चे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज किया। तो यहां पर i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये लूप n टाइम नहीं चलेगा, ये लूप n/2 टाइम चलेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी मैंने आपको बताया था कि सर ने कहा ही था अभी आपको, मतलब मैंने आपको कहा ही था कि n लिखूं चाहे n/2 लिखूं एक ही बात है। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि ये लूप n टाइम नहीं चलेगा, ये लूप चलेगा n/2 टाइम्स, क्योंकि हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये n/2 टाइम चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही होगी, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इफ वाला पार्ट अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी। ठीक है, एल्स वाले पार्ट को अगर मैं देखूं, तो एल्स वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो यहां पर n जो i की वैल्यू जो है वो 3 से बढ़ रही है, मतलब i की वैल्यू पहले 1 रहेगी, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 भी नहीं होगी बल्कि 4 हो जाएगी। i की वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, फिर 3 से इंक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगी, इस तरीके से i की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? ऑब्वियसली ये लूप चलेगा n/3 टाइम्स, जो भी n की वैल्यू होगी उससे 3 टाइम्स कम चलेगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर n की वैल्यू अगर 10 हुई, तो n की वैल्यू अगर 10 हुई तो ये लगभग 3 या 4 बार लूप चलेगा। अगर n की वैल्यू अगर 20 हुई तो 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, मतलब लगभग लगभग अगर जितनी भी n की वैल्यू होगी उससे लगभग 3 टाइम्स डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर n की वैल्यू 20 हुई तो 6 या 7 बार लूप चलेगा, जैसे कि 7 बार लूप चल रहा है। तो आपको दिख रहा है कि n की वैल्यू जितनी भी होगी उसको 3 से डिवाइड कर दो, लगभग उतने ही टाइम ये लूप चलने वाला है। ठीक है ना। और ऑब्वियसली अगर डिवाइड अगर 3 से हो रहा है तो उसको मैं n भी कहूंगा तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n ही मानी जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि यहां पर n टाइम्स ये लूप नहीं चलेगा, n/3 टाइम्स लूप चलेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी n ही रहेगी। और यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 से लेकर n/2 तक ये लूप चलेगा, और j प्लस प्लस हो रहा है मतलब ये लूप भी n/2 तक चलेगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। लेकिन ये लूप नेस्टेड है, एक के अंदर एक लूप लगा है, ऐसा नहीं कि एक लूप खत्म होने के बाद में दूसरा लूप शुरू हुआ है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो यहां पर दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n²। और उसी तरह से C++ भी कितनी बार चलेगा, क्योंकि ये दोनों लूप के अंदर लिखा हुआ है, तो ये n² बार ही चलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ लूप को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मैं ओवरऑल प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो इफ और एल्स, मैंने कहा था कि इफ और एल्स में जो ज्यादा टाइम लेगा हम उसको कंसिडर करते हैं, तो इफ वाला लीनियर टाइम लेगा और एल्स वाला क्वाड्रेटिक टाइम लेगा, और सबसे ऊपर वाला कांस्टेंट टाइम लेगा। तो पूरे में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेने वाला है? n²। तो इस पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ n²। तो आई होप आप लोग अब कैपेबल हो गए होंगे कि चुटकियों में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सको। अभी हमें और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिस्कशन करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो, और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा मैं मोटिवेट होता हूं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।